ईएमएस टीवी के दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यह कहावत हमने कई बार सुनी थी, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी के खाते आयकर विभाग ने बंद किए थे और राजनीतिक दल के ऊपर पहली बार जुर्माने की कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर राजनीतिक दलों के फंड को लेकर, आयकर विवरणी को लेकर और चुनाव आयोग में उन्होंने जो जानकारी दी है, इसको लेकर सारी जांच करना एक दूसरे दल की शुरू कर दी। वहीं चुनाव की जो निगरानी करते हैं ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनमें एडीआर वगैरह हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी काम किया है। और अब जो नई बात निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014-15 से लेकर 2022-23 तक के 9 सालों में जो उन्होंने चुनाव आयोग में जानकारी दी है और हर साल के आय के आंकड़े बताए हैं, उनके अनुसार उनकी आय 14,663 करोड़ रुपए कुल रही है। तो जब 14,663 करोड़ रुपए की आय हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उससे कई गुने ज़्यादा खर्च किए हैं, अब इस बात को लेकर अब सारे राजनीतिक दल और जो चुनाव पे ध्यान रखते हैं, उन सब लोगों ने भाजपा के ऊपर एक शोध करना शुरू कर दिया है। और चुनाव के समय ही ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ऐसा कैसे है और ये आय कहाँ से हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता पा रही है, और आयकर विभाग और चुनाव आयोग इसकी जानकारी क्यों नहीं ले रहा है। जबकि जो जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को दी है, उसमें ही इतना विरोधाभास है कि उस विरोधाभास को लेकर पार्टी अपने ही मकड़जाल में फंसती हुई नज़र आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने जो जिलों में ऑफिस बनाए हैं, इनमें ही करीब करीब 2,461 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब 4 करोड़ रुपए तक का एक ज़िले में जो भाजपा का कार्यालय बन रहा है, और ऐसे 800 से अधिक कार्यालय बनने हैं। इनमें से करीब 300 कार्यालय बन भी चुके हैं, जो पूरे हो चुके हैं। और ये जो खर्च बताया जा रहा है, इसमें ज़मीन की कीमत शामिल नहीं है। कई राज्यों में सरकार ने कम कीमत पे ज़मीन दी है और कहीं मार्केट रेट से इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं। तो इन्होंने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी है और विवरणी में दी है, लेकिन उसके पैसे आए कहाँ से हैं, ये लोगों के लिए अब कौतूहल का विषय बन गया है। और लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में 800 जगह ऑफिस बनाए जा रहे हैं। दिल्ली का जो ऑफिस बनाया भाजपा ने, केंद्रीय मुख्यालय, वो 5 स्टार होटल की तर्ज पे बनाया गया है। यह भी करीब 300-400 करोड़ रुपए का और 700 करोड़ रुपए तक का बताया जाता है। अब इसकी अनुमानित आय क्या है लागत, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो करोड़ों रुपए की लागत का है। संभागीय मुख्यालय और प्रदेशों की राजधानी में भी कहीं पे भी 8-10 करोड़ से कम का कोई ऑफिस नहीं बना है। इसमें ज़मीन की कीमत अलग है। इतने बड़े मात्रा में जब ये निर्माण कार्य किए गए हैं और निर्माण कार्य का खर्चा कहाँ से आया, ये एक लोगों का कौतूहल का विषय हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जानकारी चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी है, उसके अनुसार उन्हें चंदे के रूप में 14,663 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि खर्चा उससे कई गुना ज़्यादा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी जो चंदा मिलता है, उससे कौन कौन से काम करती है, तो 2019 का और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। इसी बीच में सभी राज्यों के 2 बार विधानसभा के चुनाव लगभग हो चुके हैं। ये कहा जाता है कि एक लोकसभा चुनाव में जो 2019 का हुआ है, उसमें 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब 54,000 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी का खर्च कितना है,
तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अभी हिसाब लगाते हैं तो इन्होंने पन्ना प्रमुख तक अपने लोगों को नियुक्त करके रखा है और इन्हें मासिक रूप से भी कुछ न कुछ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 लाख पदाधिकारी इन दिनों पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और 10 लाख पदाधिकारियों को हर महीने यदि कोई भी पारिश्रमिक दिया जाएगा या उनको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वह हर महीने करोड़ों रुपए के खर्च के रूप में है। विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर ये खर्च किए जाने की जानकारी है। इसी बीच में जो दूसरी पार्टी से पहले 182 विधायक आए थे जो अपना दल बदल करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब इन विधायकों की संख्या भी करीब 400 बताई जा रही है। अब ये 400 जो विधायक तोड़ के लाए गए हैं, इन्हें भी कुछ ना कुछ खर्चा या कोई भी पार्टी का खर्चा हुआ होगा। अब इसको लेके बातें शुरू हो गई हैं। बात ये सब नहीं है, अभी तक राजनीतिक दलों के ऊपर कोई आयकर लगता नहीं था और इनकी आय को लेकर बहुत ज़्यादा कोई गंभीरता नहीं थी और ये माना जाता था कि ये नगद और जिस भी माध्यम से धन आता था उसके हिसाब से ये अपनी एक्टिविटी चलाते थे। क्योंकि कोई आयकर नहीं था इसलिए कोई इन पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। पहली बार जब कांग्रेस के ऊपर ये आयकर विभाग ने इस बात पर जुर्माना लगाया कि उन्होंने 8-10 दिन बाद रिटर्न जारी करी थी, तो जो आयकर की छूट मिलती है उस छूट को देने से उन्हें मना कर दिया था और 198 करोड़ रुपए की शायद उनकी उस साल की कुल आय थी, उस पर पूरा जुर्माना लगा दिया और फिर उसके बाद पुराने खाते वही निकाले गए और हज़ारों करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस पार्टी से आयकर विभाग ने की। अब इस जो मकड़जाल कांग्रेस के लिए बुना गया था, अब वही मकड़जाल अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की और उसके आज भी 100-150 ऑफिस भी होंगे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी अभी भी वो किराए के उसमें चल रहे हैं, दूसरी जगह पे चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में सुनियोजित रूप से 800 से ज़्यादा जिला कार्यालय और संभागीय कार्यालयों को बनाने का काम शुरू किया है और लगभग 400 से ज़्यादा जिलों में ये कार्यालय बन भी चुके हैं और शुरू हो गए हैं। संभागीय स्तर पर और राजधानी के स्तर पर बड़े आलीशान वो बनाए जा रहे हैं कार्यालय, जिनकी लागत 10 करोड़ से लेकर और 25-50 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। असम का जो पार्टी का कार्यालय बना है उसी की कीमत काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़े जगह पे उसको बनाया गया है। तो अब ये जो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो अब ये पहली बार भारत में राजनीतिक दलों के आय और उनके खर्चों पर बात होना शुरू हो गई है। 2017 के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अलावा और कोई चंदा लिया नहीं जा सकता था। 2000 और 20,000 रुपये तक का चंदा, तो 20,000 का चंदा जो लोग देते थे उनके नाम पते होने ज़रूरी थे, अदरवाइज वो भी कानून के हिसाब से अब राजनीतिक दल चंदा नहीं ले सकते थे। 2,000 रुपये से ज़्यादा का चंदा बेनामी नहीं हो सकता है। तो इतने पैसे कहाँ से आए? अब अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि करीब 1,15,000 करोड़ रुपए का खर्च पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस खर्च को नकारा नहीं जा सकता है। 542 लोकसभा सीटों के चुनाव में 2 बार ये चुनाव हो रहे हैं और एक चुनाव में 4 से 5 करोड़ रुपए पार्टी प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है, ऐसा माना जाता है। इसी तरीके से विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल सहायता देते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है
कि वो अपने बल पे चुनाव लड़ पाएँ। अभी जैसे 95 लाख रुपया लोकसभा का उम्मीदवार खर्च कर सकता है, ये अधिकतम लिमिट है। लेकिन बहुत सारे लोकसभा का जो उम्मीदवार होते हैं उनकी हैसियत ही नहीं होती, तो उन्हें पार्टी ऊपर से मदद करती है। फिर राजनीतिक दल अपने चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जो विज्ञापन छपाते हैं, जो स्टार प्रचारक यहाँ से वहाँ जाते हैं, जो पूरा संगठन मूवमेंट करता है, इसमें हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 4 करोड़ रुपए का खर्च तो माने जाता है कि इतना तो मतलब राजनीतिक दल को करना ही पड़ता है। और यदि ये सब खर्चे को जिस तरीके से अनुमान लगा के सामने आ रहे हैं, तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में कर चुकी है। अब इतनी तो आमदनी है ही नहीं। आमदनी तो उन्होंने बताई 9 सालों में 14,663 करोड़ रुपए की। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला भी काम यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं और बहुत समय के बाद सीधी लड़ाई का मुकाबला होते हुए देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है। भारत की राजनीति में केवल 2 बार ऐसे अवसर आए हैं जब राजनीतिक दलों के ऊपर कोई कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर की गई है। तो एक था आपातकाल का दौर, 1975 में आपातकाल में हजारों नेताओं को जेलों में 1 साल 1.5 साल तक बंद करके रखा गया था। उस समय उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं थे, लेकिन वो जेलों में निरुद्ध करके रखे गए थे, उनकी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई गई थी। तो एक सबसे बड़ा मामला वो मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा मामला आता है 2017-18 के बाद से। ये जो राजनीतिक दलों के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, नेता वर्षों से बंद हैं और उनके ऊपर, सबके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सबको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह जेलों में लंबे समय तक या तो बंद रखा जा रहा है या उनके ऊपर जांच कराने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनके ऊपर जांच बंद हो जाती है, और जो नहीं आते हैं तो उनको जेलों में भेज दिया जाता है। अभी जैसे सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे, उनके मनीष सिसोदिया जी, और अब अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और अब जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी तलवार लटकना शुरू हो गई। हालांकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, नए हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में पहली बार इस तरीके के मतलब नेताओं को जेल में बंद करके रखा जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले आयकर विभाग द्वारा खाते के संचालन रोक दिए गए। कुछ ऐसे कानून बना दिए गए कि अब केवल चुनावी चंदा बॉन्ड के जरिए मिलना था। अब जो काला धन थोड़ा मोड़ा उनको यहाँ वहाँ से आ जाता था, उस पर भी ब्रेक लग गया है। तो अब जो कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर हुई थी चुनावी चंदी को लेकर, या जो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया गया कि गोवा के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का चंदा उसे शराब विक्रेताओं से लिया है, तो उसको लेकर पिछले कई महीनों से उनके मंत्री जेलों में बंद हैं। तो ये जो पहली बार इस तरीके की स्थितियां आई हैं राजनीति में, तो अब उस दायरे में भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने में लेने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दल अब निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एडीआर है और भी दूसरी संस्थाएं हैं जो चुनावी खर्च राजनीतिक दलों और चुनाव के ऊपर लगातार काम करती हैं। अब उनके निशाने पर भी ये राजनीतिक दल आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी बांड का जानकारी अभी उजागर हुई है, और उजागर होने के बाद जो चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और भी बंगाल की सरकार को मिला, तमिलनाडु की सरकार को मिला, कांग्रेस को भी मिला, तो अब उसको लेकर जिन जिन के पास अधिकार थे, राज्य सरकारों ने भी, जिनके पास सरकारें थी, उनको चंदा मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बाद भी जो उन्होंने अपनी आय बताई है वो केवल 14,663 करोड़ रुपए बताई है, जो उनकी वेबसाइट में भी पड़ी है, चुनाव आयोग में भी पड़ी हुई है। और जब इतनी आय 9 साल में हुई है तो उससे 4 गुने खर्चे, 5 गुने खर्चे, 6 गुने खर्चे कैसे हो रहे हैं? तो अब इसके लिए भी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की जगह अब एक कोई नया स्लोगन बनाना पड़ेगा कि जहां आमदनी से कई गुने ज़्यादा खर्च भी हो सकते हैं। खैर, हम जो गड्ढा हमारे यहाँ कहा जाता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, चूँकि गड्ढा खोदते समय हम ही सबसे पास होते हैं, तो हमारे ही गड्ढा में गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहा करते थे कि दूसरों के लिए गड्ढे मत खोदो, नहीं तो उस गड्ढे में आप भी गिर सकते हो। तो कुछ ऐसे ही स्थितियाँ भारतीय राजनीति में ये देखने को आ रही हैं कि जो पारदर्शिता की बात की जाती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही जो जानकारियाँ दी हैं, अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी जा रहे हैं, वहाँ से भी निकाल रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों का निकाल रहे हैं। और ये मामला बहुत जल्दी बहुत तूल पकड़ने जा रहा है, और ये मामला इतना बड़ा होगा कि इसको आगे चलकर किस तरह से लोग राजनीतिक दल इसको फेस करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से ईडी का प्रवेश राजनीति में हुआ है, और अभी केजरीवाल की जो जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, उसमें भी कंपनी मान के जो कार्रवाई ईडी ने करी थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसमें कंपनी ने कैसे माना जा सकता है, ये तो राजनीतिक दल है। तो उसी आधार पर शायद वो जमानत अंतरिम जमानत देने की बात सुप्रीम कोर्ट सोच रही है। 7 मई को इस बारे में निर्णय होगा। लेकिन अब जो विरोधियों को, विपक्षियों को, तो राजनीतिक दल तो सभी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। चुनावी बांड की जानकारी आने के बाद जो विपक्ष अभी तक था, दबा हुआ था, लेकिन अब वो कि ईडी के छापे पड़े और उसके बाद फिर उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया या भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, अब ये सब प्रमाणिक रूप से सामने आ रहा है, जिसके कारण आगे चल के राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय हो सकती है और तय होगी। और जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, निश्चित रूप से उसी रास्ते पे मुकाम मिलेगा, ऐसा संभावना है। बहरहाल आमदनी अठन्नी और खर्चा 2 रुपया 3 रुपया, कुछ इस तरीके के स्लोगन भी बनाने पड़ेंगे। इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार।